मैंने देखा है कई बार लोगों को चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ और उस समय पे पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। हाँ। ऐसी कोई ड्रग हो? हाँ, ऐसी ड्रग आती है सॉल्फेट 5 mg और एक इकोस्प्रिन 75 आती है। सर ऐसी कोई ड्रग बताइए जो हार्मफुल है एक नॉर्मल यूज़र के लिए। बाहर की कंट्रीज़ में बैन है पैरासीटामॉल, लेकिन इंडिया में चल रहा है। तो एक्सपायरी होने के बाद उन दवाइयों का क्या होता है? एक्सपायरी सर कुछ जैसे कैंसर पेशेंट्स को लगता है केमोथेरेपी। आज हम हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आने वाले हैं जो मेडिकल इंडस्ट्री में या फार्मेसी वर्ल्ड में तहलका मचा चुके हैं। भोपाल जैसी जगह से शुरू इन लोगों ने किया है और 2015 से ये बिज़नेस रन कर रहे हैं emedicalwala.com। इस बिज़नेस का आइडिया ये था कि हर घर उनकी दवाई पहुँचे। जो भी परेशानी हम एक पेशेंट फेस करता है दवाइयों को लेकर, वो प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करनी थी। इस विजन के साथ वो इस बिज़नेस को लेकर आए। वेलकम करते हैं मिस्टर तरुण सूर्यवंशी जी को, जो कि CEO फाउंडर है emedicalwala.com। थैंक यू सर, आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने हम लोगों को टाइम दिया। थैंक यू सर्वेश। और मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आज मैं आपसे पूछूंगा फार्मेसी वर्ल्ड को लेकर, क्योंकि मैं जब भी सोचता हूँ इस बिज़नेस के बारे में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अंदर से डाउट रहता है, हमेशा थोड़ा सा डर रहता है कि यार क्या मैं ये मेडिसिन परचेस कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए सही होगी। प्रिस्क्रिप्शन से भी अगर मैं बाय करता हूँ और कई बार मेडिकल वाला ये कह देता है कि सर्वेश ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है, इसका ऑल्टरनेटिव दे दूँ, तो मुझे डाउट आ जाता है कि क्या वो मेडिसिन सही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे आज पूछने वाला हूँ सर। उससे पहले मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा सर, कि आपने कैसे इस बिज़नेस को शुरू किया और आपकी क्या जर्नी रही है अभी तक की। थैंक यू सर्वेश, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया। मैं इतना बड़ा तो नहीं हुई फार्मेसी सेक्टर में, लेकिन ठीक है, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लगा हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, आई एम तरुण सूर्यवंशी, CEO एंड फाउंडर ऑफ emedicalwala.com। आपको ई-मेडिकल वाला से लग रहा होगा थोड़ा सा कि ये नाम ऐसा क्यों है ई-मेडिकल वाला। पहले आप बोलते थे बचपन में कि मेडिकल वाले से दवाई ले आना, सर दुख रहा है मेडिकल वाले से दवाई ले आना। बस दिमाग में एक आया कि मेडिकल वाला कनेक्शन कैसे होगा, ई लगा दिया। उस टाइम पे इंटरनेट से ई को जोड़ते थे बहुत ज़्यादा, राइट 2015 में। और एक्चुअली मैं MNC में काम करता था पहले, तो आसपास में जो लोग रहते थे, बुजुर्ग लोग थे, तो उन लोगों को लगता था कि ये मेडिकल के कुछ उसमें काम करते हैं तो ये हमारी दवाइयाँ ला दें, क्योंकि दवाइयों के लिए उनको बहुत परेशानी होती थी। बच्चे, मैं जिस जगह में भोपाल में रहता हूँ, अरेरा कॉलोनी वाला एरिया में रहता था, तो अरेरा कॉलोनी ऐसी जगह है जहाँ पर बुजुर्ग तो सभी हैं लेकिन उनके बच्चे सब फॉरेन में हैं। टोटल बच्चे उनके फॉरेन में रहते हैं, बुजुर्ग बस है अरेरा कॉलोनी। तो बस उनको लगता था कि ये शायद मेडिकल से मेडिकल से रिलेटेड काम करते थे, हमारी दवाई ला देंगे, तो उनकी दवाइयों के लिए वो परेशान होने पड़ती थी। एक बार क्या हुआ कि मेरी मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग अहमदाबाद में, तो एक अंकल का फ़ोन आया जो हमारे बाजू में रहते थे, 82 ईयर्स एज थी उनकी। तो बेटा बोले मुझे दवाई की ज़रूरत है और यहाँ आसपास वो दवाई मिल नहीं रही है मुझे, तो आप ला दोगे क्या? मैंने बोला अंकल मैं तो अहमदाबाद में हूँ, अरेंजमेंट अभी हो नहीं पाएगा। बोले यार अर्जेंट है बेटा, हम लोग जा भी नहीं पाएंगे। तो उनका ठीक है, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, देखता हूँ। मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया, उससे बात की तो बोला कि मैं अभी विदिशा हूँ, भोपाल के पास विदिशा है। बोले मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा आने में। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा 1-1.5 घंटे में अंकल? बोले नहीं मुझे अर्जेंट है, थोड़ा सा आप देखिए। फिर मैंने एक और फ्रेंड को लगाया, फिर उसने उनको ला कर दिया मेडिसिन। तब मुझे एक आइडिया आया उसी टाइम पर कि यार इन लोगों को कितनी परेशानी होती है, इनके बच्चे नहीं हैं यहाँ घर पे, इन लोग बुजुर्ग हैं, 80-82 साल की एज है, कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, आसपास मिल नहीं रही है। और मेडिसिन इतना बड़ा मार्केट है सर्वेश जी कि एक मेडिकल स्टोर सारी रेंज मेंटेन नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं। कितना ही बड़ा मेडिकल स्टोर हो, हज़ारों लाखों की संख्या में मेडिसिन रहती हैं, तो वो मैनेज करना बड़ा कठिन काम होता है। तो मैंने एक आइडिया है कि इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यार इन लोगों की परेशानी थोड़ी सी सॉल्व हो जाए। तो उस जगह से मैंने फिर एक सोचा कि क्यों ना हम इनको एक घर घर मेडिसिन वाला एक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जिसको जब ज़रूरत है वो अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करे या व्हाट्सएप कर दे हमें, या प्रिस्क्रिप्शन दिखा दे, हम उनकी दवाइयाँ घर ला कर दे दें, जिससे कि बुजुर्गों को कम से कम मदद हो जाए। बस उसको लेकर हमने अपना ई-मेडिकल वाला चालू किया। 2015 में ई-मेडिकल वाला लॉन्च किया था हमने, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ई-फार्मेसी थी। अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, बड़े प्लेयर्स आ गए हैं कोविड के बाद। तो बस ये जर्नी रही है मेरी ई-मेडिकल वाला की। बस कुछ लोगों को देखा, लगा, तो बस चालू कर दिया। कुछ दिन पहले मैं एक वेबसाइट से दवाई ऑर्डर कर रहा था जो मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिल रही थी। तो जब मैं उसके यहाँ पे परचेस कर रहा था तो वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह तो उसने नहीं मांगा, मैं डायरेक्टली पे करा और उसने ऑर्डर ले लिया। तो ऐसे कोई भी दवाई कभी भी कोई भी यूज़र खरीद सकता है?
बिना वेरिफिकेशन? नहीं नहीं सर्वेश जी, ये तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है ना, उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं खरीद सकते हैं। Okay. कोई भी वेबसाइट इसको परमिट नहीं करती है। अगर कोई वेबसाइट परमिट करे तो उस पर से आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि शायद कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ओके। आपकी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, तभी जो फार्मासिस्ट है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा दवाई। तो आप लोगों को देखने की ज़रूरत ये है कि हम जिस वेबसाइट से ले रहे हैं वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। तो आपका प्रिस्क्रिप्शन आप उसमें उसके बाद वेरीफाई करेगा फार्मासिस्ट, वो आपको कॉल करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, देन उसको आपको डोज भी बताएगा कि आपको इस टाइम पे ये दवाई ऐसे ऐसे लेना है। गॉट इट। और वैलिड इनवाइस के साथ आएगी, और जो भी उसकी जिससे भी टाई अप है, जो भी फार्मेसी से उसका टाई अप है, उसका पूरा ड्रग लाइसेंस नंबर लिखा होता है इनवाइस में। आप देखेंगे जब भी आपकी इनवाइस आती है तो उसमें ड्रग लाइसेंस नंबर लिखा होता है, तो आप ड्रग लाइसेंस नंबर भी उसका चेक करें। ओके, मतलब अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है बिजनेस, जो ऑनलाइन फार्मेसी करना चाहता है, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ये काम करने के लिए? आपका जो ड्रग डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, उससे आपको लाइसेंस तो लेना पड़ता है। एक DGCO करके डिपार्टमेंट है, उससे लेना पड़ता है आपको ऑनलाइन के लिए। अभी बाद में रेगुलेटरी आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी की है, तो उससे एक लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कि आपकी अगर फिजिकल फार्मेसी है या ऑफलाइन फार्मेसी है, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, फ्रिज हो, एक नीट एंड क्लीन शॉप हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है जहाँ से आप डिस्पैच कर रहे हैं, जिस फार्मेसी से आपका टाई अप है उसके लिए। सर, जो फार्मासिस्ट होता है, जो दुकान पर खड़ा होता है, उसके पास भी कोई पर्सनल या ऐसी कोई डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी खोलने के लिए? यस, बिल्कुल। फार्मासिस्ट की डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जहाँ से भी दवाई लें, आप कोशिश ये करें कि उनसे पूछ लें कि आप भाई फार्मासिस्ट हो या नहीं हो। एक्चुअली होता क्या है अभी कि दुकान में फार्मासिस्ट नहीं होता और दूसरे गलत लोग दवाइयाँ दे देते हैं जिनको जानकारी नहीं होती दवाइयों। चलिए, इसके लिए डिग्री होती है, बैचलर ऑफ फार्मेसी होती है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है, उसके बाद ही फार्मेसी और PCI एक यूनिट है इंडियन गवर्नमेंट में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके थ्रू अप्रूव किया जाता है कि ये फार्मासिस्ट हो गया। फार्मेसी करने के बाद आपको एक लाइसेंस वहाँ से मिलता है, गॉट इट, PCI से। सर, ये एथिकल और अनएथिकल मेडिसिन क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है सर्विस आपका। एथिकल मेडिसिन होती है जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, जो कि ब्रांडेड कंपनियों की आती है, पूरा ब्रांड के साथ पूरी क्वालिटी कंट्रोल और सभी यूनिट होती है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फाइजर है, एवर्ट है, सिप्ला है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनकी दवाइयाँ ब्रांड के नाम से आती है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ब्रांडेड दवाई होती है। और अनएथिकल होती है, और जेनरिक बोलते हैं हम लोग उसको लैंग्वेज में। जेनरिक का मतलब ये नहीं होता कि उसकी क्वालिटी खराब है, जेनरिक भी मेडिसिन ठीक होती है, लेकिन बस उसमें ये होता है कि जितनी भी चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सुपर स्टॉकिस्ट, C&F, ये सारी चेन खत्म हो गई, सीधे कंपनी से रिटेल फार्मेसी तक आती है। गॉट इट। तो इसलिए उसके थोड़े से रेट्स कम रहते हैं जेनरिक के। समझ गया। मतलब अगर कभी फार्मासिस्ट बोले कि सर्वेश ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है, इसका ऑल्टरनेटिव दवाई दे देता हूँ, तो वो खरीद सकता हूँ? फार्मासिस्ट बोले तो बिल्कुल खरीद सकते हैं सर, बस आप ये चेक कर लें कि जो दवाई वो दे रहा है वो एज इट इज सेम मॉलिक्यूल है या नहीं है उसका, जो सब्स्टिट्यूट दे रहा है। अगर पैरासीटामॉल दे रहा तो दूसरी ब्रांड नेम में भी पैरासीटामॉल उतने MG है या नहीं है, एक बार आप चेक करें, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फार्मासिस्ट दे रहा है तो आप 90% आप में बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं उस पर। ठीक है सर, जैसे आपने जेनरिक मेडिसिन बताया जो कि अनएथिकल कहलाती है, तो जेनरिक मेडिसिन का जो प्राइस होता है और जो एथिकल मेडिसिन का जो प्राइस होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऐसा क्यों है? सर्वेश जी, मैंने बताया आपको कि ब्रांडेड मेडिसिन में क्या रहता है, पूरी चेन होती है। एक तो C&F होता है, सुपर स्टॉकिस्ट होता है, स्टॉकिस्ट होता है, देन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, देन फिर रिटेल में आती है। पूरी चेन होती है, पूरी चेन क्रॉस करने के बाद आती है। और जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है, जेनरिक मेडिसिन सीधे कंपनी से डायरेक्ट रिटेल तक आती है। तो वो बीच की जो कॉस्टिंग है ना, जो 4-5 लोगों के बीच की जो कॉस्टिंग है वो कट हो जाती है, सीधा वहाँ आ जाती है। जैसे कैंसर पेशेंट्स को लगता है केमोथेरेपी का एक इंजेक्शन 8 से 10 हज़ार रुपये का आता है, क्या इसका भी कोई ऑल्टरनेटिव है सस्ता जो गरीबों के लिए, या बोल सकते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया सर इसमें। वैक्सीन, कैंसर की वैक्सीन, मोस्टली कैंसर वैक्सीन जितनी इंजेक्शन है इनमें GST फ्री कर दिया है। ओके। 12% GST भी था किसी में और 5% था, तो उसको GST फ्री कर दिया, तो काफ़ी रेट कम हो गए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि थोड़े गरीबों के लिए या ऐसी पुअर क्लास के लिए महंगे इंजेक्शन लेना कठिन हो जाता है। डॉक्टर लोग MR से या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट बात करके उनको अवेलेबल कर देते हैं, जो कि काफ़ी कम रेट में हो जाता है। हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने भी कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ तो गवर्नमेंट सप्लाई होती है, तो वहाँ तो पैसा नहीं लगता है। बाकी प्राइवेट्स वगैरह में लगता है, तो अरेंजमेंट हो जाता है आजकल। क्या ऐसा भी होता है सर कि अमीरों की दवाई अलग होती है और गरीबों की अलग होती है? नहीं, तो ऐसा नहीं है सर। दवाइयाँ सबके लिए एक है, रोटी सबके लिए एक है, वही वाली बात है। बस ये है कि एक स्टैंडर्ड अलग हो जाता है दवाइयों का। आप ब्रांडेड शर्ट पहने और एक दर्जी से सिला के पहने, उसमें अंतर है, बस वही बात है। एक्चुअली क्या होता है ब्रांडेड का, आपको मैं बताऊं, बड़ी कंपनियों की दवाइयों क्या होता है,
उनकी खुद की ओन यूनिट्स होती हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, क्वालिटी कंट्रोल की, जो दवाइयाँ मार्केट में आने से पहले पूरी तरीके से चेक होने के बाद, क्वालिटी उसकी API चेक होने के बाद मार्केट में आती है। और दूसरी चीज़ें, कुछ कंपनियां रहती हैं, छोटी कंपनियां हैं जिसकी खुद की यूनिट्स नहीं है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के, तो उन लोग के डायरेक्ट मार्केट में लेकर आते हैं तो उनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा रेट उनके कम रहते हैं। बाकी अभी जो जेनरिक का गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है उसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अभी तो लोगों के लिए आसान का हो गया है, बहुत दवाइयों का खर्च बहुत कम हो गया है वैसे जेनरिक के आने से मार्केट में। लोगों को इसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, और दूसरी चीज़ क्या है, लोगों को अवेयरनेस भी आ गई कि हम लोग जेनरिक भी ले सकते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि नहीं, जो डॉक्टर साहब ने लिखा सिर्फ हम वही लेंगे, इसके अलावा दूसरा लेंगे। अभी लेकिन बहुत अवेयर हो गए हैं लोग, कर रहे हैं इसमें, उसमें कॉस्ट कटिंग काफ़ी हो गई है। सर आपको क्या लगता है, जैसे जो ऑनलाइन फार्मेसीज़ है, जो वेबसाइट से जहाँ से मेडिकल या मेडिसिन खरीद सकते हैं, ऐसी वेबसाइट्स पे क्या चीज़ें देखनी चाहिए पेशेंट को खरीदते समय पे कि वो देखकर ही उसे परचेस करे, बिना देखे ना खरीदें? ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहली चीज़ तो ये कि सर, आप अगर जेन्युइन पेशेंट है तो आप उसमें नॉट फॉर सेल वाली ड्रग देखें। जो भी नॉट फॉर सेल होती है, जैसे कि वेबसाइट से बेचना प्रतिबंधित है, उस ड्रग का नाम उसमें डालें। उस ड्रग का नाम डालें और उसमें वेबसाइट में आएगी नॉट फॉर सेल है, तो आप थोड़ा सा उसमें विश्वास कर सकते हैं कि वेबसाइट ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो नॉट फॉर सेल ड्रग है ना, उसी के ऑर्डर सबसे ज़्यादा आते हैं। अच्छा। और फेक वेबसाइट क्या है, वही वाली ड्रग सबसे ज़्यादा बेचती है। तो आप उसको वैसा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की उसके रिव्यू देख सकते हैं, कब से रन कर रही वेबसाइट, फार्मासिस्ट के थ्रू जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें रिव्यू देखने के बाद ही आप उसमें वेबसाइट से ऑर्डर करें। सर स्टॉक इतना मैंने देखा है, फार्मासिस्ट के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होता है, कई बार दवाइयाँ एक्सपायर भी हो जाती है, तो एक्सपायरी होने के बाद उन दवाइयों का क्या होता है? एक्सपायरी सर, कुछ कंपनियों की एक्सपायरी तो रिटर्न हो जाती है विद इन, उसमें कुछ टाइम पीरियड रहता है कि 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर आपको रिटर्न पहुंचाना रहता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो कुछ कंपनियों को हो जाती है, कुछ कंपनियों को नहीं होती है, जो कि सीधा लॉस रहता है केमिस्ट का, एक इशू है। लेकिन मोस्टली बड़ी कंपनियों की दवाइयाँ तो रिटर्न हो जाती हैं। अच्छा, और रिटर्न तो आपने जैसे कर दी, पर क्या दवाई रिसाइकल होती है या नहीं, रिसाइकल होने का कोई चांस नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करती है कंपनियाँ, सब परमिशन लेके डिस्ट्रॉय करती हैं। ओके, रिसाइकल की कोई चांस नहीं, क्योंकि सेल्फ लाइफ रहती है प्रोडक्ट की, सेल्फ लाइफ एक्सपायर होने के बाद वो कोई काम का नहीं रहता है। ओके सर, ऐसी कोई ड्रग बताइए जो बहुत ईजी टू अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो हार्मफुल है एक नॉर्मल यूज़र के लिए। सबसे कॉमन ड्रग पैरासीटामॉल है सर, इजी टू अवेलेबल है, हर जगह आपको पैरासीटामॉल मिल जाएगा। सर दर्द हो रहा पैरासीटामॉल, पेट दर्द हो रहा पैरासीटामॉल, बुखार है पैरासीटामॉल। लेकिन हार्मफुल है, लीवर के लिए हार्मफुल है। बाहर की कंट्रीज़ में बैन है पैरासीटामॉल, लेकिन इंडिया में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे कॉमन ड्रग तो वही है एक। इसका क्या रीज़न हो सकता है ऐसा कि बाहर की कंट्रीज़ में बैंड है और यहाँ नहीं है इतना? एक्चुअली ये लीवर डैमेज करती, किडनी डैमेज करती है सर। ओके, हाँ, पैरासीटामॉल ज़्यादा यूज़ करने में करती है, कम यूज़ में नहीं है, लेकिन उसको फ्रिक्वेंटली रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा होता है। इसका कोई ऑल्टरनेट ड्रग बताएंगे जो सेफ़ है? सर ऑल्टरनेट ड्रग, सेफ तो कोई भी ड्रग नहीं है, ड्रग मतलब सेफ नहीं रहता। कोई भी चीज़ की ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी उसका नुकसान है, बाकी आप लिमिटेड यूज़ करें तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। ओके, कोई हार्ट पेशेंट है, ठीक है, और मैंने देखा है कई बार लोगों को चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, और उस समय पे पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। ऐसी कोई ड्रग जो लेकर जिससे हार्ट जो अटैक आया है वो कुछ समय तक के लिए हो जाए, रुक जाए, या उसको बचाने के तक का टाइम मिल जाए, ऐसी कोई ड्रग? हाँ, ऐसी ड्रग आती है, सॉर्बिटेट के नाम से आती है एक मेडिसिन, सॉर्बिटेट 5 mg, और एक इकोस्प्रिन 75 आती है। अगर आपके पास वो मेडिसिन है तो तुरंत उनकी जीभ के नीचे आप रख दीजिए। एक सॉर्बिटेट है, माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट रहती है, तो कुछ देर के लिए आपको हॉस्पिटल पहुँचने तक का टाइम मिल जाता है उसमें। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत सस्ती आती है, मुश्किल से 70-80 पैसा पर टैबलेट पड़ती है। अच्छा, हाँ। मतलब ये ड्रग हर उस इंसान को जेब में रखना चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि डाइट आप रखिए, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स से पूछिए कि सर कभी इमरजेंसी आ गई, जैसे सेम क्वेश्चन आपका था, सिर्फ डॉक्टर से ये क्वेश्चन करिए, कभी इमरजेंसी आ गई तो सर हम क्या कर सकते हैं, तो वो खुद आपको बताएंगे, खुद प्रिस्क्राइब करके देंगे आपको। सर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के लेकर होती है, मैंने सुना है अस्थमा अगर किसी को होता है तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या सिर्फ स्टेरॉइड लेना ही अस्थमा का एक सॉल्यूशन है? नहीं सर, अभी इसमें तो काम चल रहा है, अभी काफ़ी हद तक इसमें आ भी गया, अस्थमा के लिए कुछ मेडिसिन आ भी गई, मार्केट में भी आ गई है, स्टेरॉइड के अलावा दूसरी मेडिसिन आ गई है जो कि अच्छा काम कर रही है। ओके, अब जैसे बात करें सर, जो फार्मासिस्ट की जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी है, इनका एक अलग मार्केट होता है हर सिटीज़ के अंदर, तो इस मार्केट में क्या आप लोगों की भी कोई यूनिटी होती है जिस तरीके से इसको कंट्रोल करा जाए या किसी तरीके से मैनेज करा जाए? एक एसोसिएशन होता है सर हम लोगों का, केमिस्ट एसोसिएशन के नाम से होता है। हाँ, वो पूरा पान इंडिया रहता है, सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रहता है एसोसिएशन। तो कुछ केमिस्टों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गलत हो सकती है फार्मासिस्ट के साथ जो उसको नहीं पता, या अगर किसी को फार्मेसी
ओपन करनी है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? फार्मेसी ओपन करने के लिए सबसे पहले सर PCI से अप्रूव्ड फार्मासिस्ट होना आपके पास ज़रूरी है, और जो कि परमानेंट आपके पास रहे, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम फार्मासिस्ट हो, जो आपकी दवाई डिस्पेंस करे। ओके। तो सबसे बेसिक चीज़ वही है, अगर आपके पास फार्मासिस्ट है, उसका लाइसेंस है, तो आप आपकी फार्मेसी रन कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है सर कि फार्मासिस्ट के पास लाइसेंस है, वो फार्मेसी खोल भी लेता है, बट वो नहीं बैठता है, वो किसी को बिठा देता है वहाँ पर। हाँ, वो ऐसा चलता है सर, कुछ वो रेंट पे दे देते हैं फार्मेसी, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, दवाइयाँ जब भी डिस्पेंस होना तो एक फार्मासिस्ट के थ्रू ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आप डॉक्टर्स के यहाँ जाएँ और डॉक्टर का नाम जो ये लिखा डॉक्टर का नाम और उसका असिस्टेंट बैठ के उसको दवाई आपको दे रहा है, तो आपको भी सही नहीं लगेगा। बिल्कुल चाहिए। और जैसा डॉक्टर ने जो जितना नॉलेज और जितनी पढ़ाई किया है उतना उसका असिस्टेंट नहीं समझ सकता ना सर। इसलिए फार्मासिस्ट से ही दवाई लें। आप भी कोशिश करें कि जहाँ से भी आप जिस केमिस्ट से दवाई ले रहे हैं उसमें फार्मासिस्ट बैठा हो। अब जैसे बात करें कि सर स्टार्टअप की, कोई अगर फार्मेसी स्टार्ट करना चाहता है, एक नया उसका स्टार्टअप है या नया ई फार्मेसी कोई खोलना चाहता है, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं उसके? सर ई फार्मेसी के लिए ऐसा मैं तो आप सिंपल बता दूं, फार्मेसी ओपन करने के लिए जो खर्चे हैं वो मिनिमम 10 लाख समथिंग आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको पूरा प्रॉपर फार्मेसी रन करने के लिए, थोड़ा सा स्टॉक लेकर चलने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो उसको करना पड़ेगा। और डिपेंड करता है लोकेशन है, कि आप अगर इंदौर में बैठे हो, आप अच्छी लोकेशन देखते हो तो आपकी शॉप ही महंगी होती है। मैं शॉप के अलावा बोल रहा हूँ, उसका रेंट और जो भी अमाउंट है उसके अलावा 10 लाख रुपए कम से कम आपको एक शॉप को रन करने के लिए चाहिए, स्टार्ट करने के लिए। और अगर कोई स्टॉक रख लेता है तो स्टॉक को मेंटेन कैसे करता है, उसके इन्वेंटरी स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में कहाँ जाना ही पड़ेगा। कोई ना कोई अच्छी कंपनी, बहुत सारी कंपनी के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, आप किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर लें, उससे ही आप स्टॉक बिल, सेल परचेज सारी बिलिंग उसी से करें। प्रिस्क्रिप्शन डेटा मेंटेन, शेड्यूल ड्रग का मेंटेन, सारी चीज़ें आप उसी से करें। तो वो नाम क्या है उस सॉफ्टवेयर का सर? सब बहुत सारे हैं, मर्ग है, विजी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं अभी तो मार्केट में। बहुत हम लोग तो खुद हमारा ऑन प्रोडक्ट, हमारा सॉफ्टवेयर है ई मेडिकल वाला के नाम से, जिससे हम लोग बिलिंग और सारी चीज़ें, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सेव रखते हैं, कस्टमर का डेटा रखते हैं। मैंने देखा है डॉक्टर्स के पास आजकल कुछ सॉफ्टवेयर होने लगे हैं जहाँ पर वो सारे पेशेंट का इन्फॉर्मेशन और पास्ट हिस्ट्री सेव करके रखता है, और जब भी कोई पेशेंट बाद में आता है वो उसकी हिस्ट्री वहीं देख लेता है और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करता है। तो वो सॉफ्टवेयर कितने सही है, और उनके पास जो डेटा सेव्ड होता है, या फार्मासिस्ट भी कोई अगर अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, जो डेटा वो सेव कर रहे हो, कितना सेफ है? नहीं, आजकल तो सर 95% डॉक्टर्स जो है सॉफ्टवेयर में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा पेशेंट की हिस्ट्री दिख जाती है उसको, कि मैंने उस टाइम पे क्या दवाई लिखा था, क्या प्रॉब्लम थी, कितना इनका जो भी टेस्ट हुए थे उसमें क्या क्या रिपोर्ट थी, ये सारी चीज़ें उनको एक सिंगल क्लिक में दिख जाता है। और दूसरी चीज़, उनको क्या प्रिस्क्राइब करने में दिक्कत नहीं होती। और ये तो डॉक्टर के नज़रिए से हो गया। पेशेंट के नज़रिए से बहुत फायदेमंद इसलिए कि डॉक्टर जो दवाई लिख रहा है वो एकदम क्लियर होती है सॉफ्टवेयर से। अगर वो तो क्या केमिस्ट को जो है ना उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता कि दवाई क्या लिखी है। अभी जनरली क्या होता है सर, आपने देखा होगा डॉक्टर का पर्चा जब राइटिंग लिखते हैं ना डॉक्टर, तो केमिस्ट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या लिखा है। तो कन्फ्यूजन के चक्कर में कुछ केमिस्ट जो होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो समझ नहीं आता वो तो बता देते हैं, या तो डॉक्टर से कंफर्म कर लेते हैं कॉल करके, लेकिन कुछ लोग उसकी जगह गलत दवाई दे देते हैं, तो वो उसका बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर में आने से सबसे बड़ा ये हुआ कि दवाइयाँ एकदम जो डॉक्टर लिख रहा है वो सेफ मरीज तक पहुँच रही है। मतलब सर क्या फार्मासिस्ट बनने के लिए ये जरूरी है कि डॉक्टर की राइटिंग समझ में आना? नहीं, ऐसा फार्मासिस्ट में कहीं भी, फार्मेसी के कोर्स में कहीं भी नहीं होता कि डॉक्टर की राइटिंग पढ़ने के लिए आपका ऐसी कुछ एक सब्जेक्ट है या कुछ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस ये है कि डॉक्टर्स थोड़ा सा लिख देते हैं, वो तो प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक आ जाता है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना। लेकिन अभी 95% सॉफ्टवेयर बेस्ड डॉक्टर हो गए हैं, तो सॉफ्टवेयर में आने के बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है सर, एआई आने के बाद फार्मेसी बिजनेस में कुछ चेंज आएगा? ट्रेमेंडस चेंजेस, ट्रेमेंडस। एआई आने के बहुत ज़्यादा बदल गया है। अगले 5 साल में पूरा फार्मा सेक्टर और बदल जाएगा सर एआई आने के बाद। एक्चुअली अभी क्या है, लोगों को पहले नहीं पता था कि दवाइयाँ किस चीज़ के लिए खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, कैसे काम करती है। अभी सब पेशेंट को पता है कि मैं दवाई जो खा रहा हूँ वो काम कैसे करती है, कितनी देर में इसकी बायोअवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ें वो बता देता है। एक्चुअली एआई, अभी आप कोई भी एआई में बोलिए एक दवाई का नाम दीजिए, वो पूरा डेटा आपको दे देगा। राइट। तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। कंपनियां भी एआई के हिसाब से अपने आप को ढाल भी रही हैं, हम लोग भी उसमें अभी कदम बढ़ा रहे हैं कि एआई के थ्रू ही हम लोग भी जाएँ। यही सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है सर, जैसे पहले फार्मासिस्ट को कुछ नाम ही याद होते थे कि यार ये दवाई इस चीज़ की और ये दवाई इसकी, और वही उसका स्टॉक मेंटेन करता था। एआई आने के बाद पेशेंट अपनी रिक्वायरमेंट अलग रखने लगा है, वो अल्टरनेटिव नेम्स फाइंड आउट कर लेता है एआई से कि इस दवाई का अल्टरनेटिव क्या है, अनएथिकल या जेनरिक मेडिसिन कौन सी है, सस्ती कौन सी है, और वो डायरेक्ट डिमांड करता है। तो
क्या लगता है उस केस में आपकी इन्वेंट्री और बड़ी हो जाएगी, आपको और इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी? नहीं, इन्वेंट्री तो सर बढ़ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ रहा है अभी। और दूसरी चीज़, जैसे बोला कि आप पेशेंट एआई से देखकर, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं इसमें। कोई भी फार्मासिस्ट एआई से देखकर, जब तक डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन ना हो तब तक दवाई नहीं देगा। डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है तो फिर ठीक है, एआई भी ठीक है। और ये अगर वो बोलते हैं कि भैया इसका सब्स्टिट्यूट दे दो, मुझे सस्ता चाहिए, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो भी विद परमिशन। ओके यस सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक फार्मेसी पे विक्स या ऐसे मेडिसिन या पैरासीटामोल हाँ, पर डे की कितनी बिक जाती होगी? ये डिपेंड करता है सर, फार्मेसी कितनी चलती है। ओके हाँ, ये बहुत जनरल चीज़ है। ये आप जो बिक्स वगैरह बोल रहे हैं ना, ये ओटीसी आइटम है, तो एक किराना दुकान में भी मिलता है। ओके। मैं आपको बता दूं, तो ये डिपेंड करता है जगह, लोकेशन कितना उसका है, तो उस हिसाब से रहता फिर है। भी रेशियो क्या लगता है सर, पैरासीटामोल का क्या रेशियो होता है? पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग आइटम है फार्मेसी में। सब कोई भी फार्मेसी में सबसे ज़्यादा कोई प्रोडक्ट बिकता है तो पैरासीटामोल टेबलेट ही बिकती है। हार्ट पेशेंट के लिए एक दवाई बताई जो आप यूज़ करके कुछ अपनी टाइम लिमिट या हॉस्पिटल जाने तक का समय जो है बच सकते हैं। ऐसी और कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो हमेशा एक यूज़र को रखनी चाहिए, अपने साथ कैरी करना चाहिए ट्रैवल करते टाइम पर? हाँ, जनरल फर्स्ट एड बॉक्स हम लोग बनाते हैं। हमारा ई मेडिकल वाला एक प्रोडक्ट भी है, ई मेडिकल वाला फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें रहते हैं जो ट्रैवलिंग में रखते हैं। नॉर्मल एक पेन किलर रखते हैं, कोई इन्फेक्शन की दवाई रख देते हैं उसमें, एंटीसेप्टिक लिक्विड है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, नॉर्मल बैंडेज पट्टी है, ये सारी चीज़ें रखते हैं उसमें। और अब जो मेडिकल स्टोर्स है काफ़ी हाईटेक हो गई है, काफ़ी अपडेटेड हो गई है, तो क्या उन विलेज की मेडिकल्स को भी अपडेट होना ज़रूरी है? क्या वो स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो सही है? बिल्कुल, उसमें ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी अपडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्टॉक डेटा सब मेंटेन करने के लिए विलेजेस के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उनको अपना डेटा अपडेट करें, अपने सॉफ्टवेयर लें, उसमें क्या परचेज हो रही। देखो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा फायदा मेडिकल वाले का ही है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको फिजिकली एक्सपायरी चेक नहीं करना है, किस प्रोडक्ट की डिमांड बनाना, ये फिजिकली चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सब बता देता है कि ये प्रोडक्ट आपका एक्सपायर होने वाला, आप इसको निकाल लीजिए, आपके इस प्रोडक्ट खत्म होने वाला आपके मेडिकल स्टोर में, आप इसको बना लीजिए। तो अपडेट होना जरूरी है, वो भी करें तो उनको भी काफ़ी फायदा होगा इससे। ओके सर, आजकल मैं देख रहा हूँ मेडिकल स्टोर्स को सुपर मार्केट बना दिया, सब कुछ बेच रहे हैं, ब्रश भी बेच दे रहे हैं और अदर प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं, नॉन मेडिकल प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं वहाँ पर, तो कितना सही है वो? वेलनेस स्टोर बना दिया है इसको, एक्चुअली सुपर मार्केट में वाले वेलनेस स्टोर बना दिया है, जिसमें कि कॉस्मेटिक की रेंज भी है, सब है। ठीक है, कुछ बड़ी कंपनियां आई हैं मार्केट में जो कि ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है कि एक ही जगह आप आइए और ये सारी चीज़ें लेकर जाइए। ठीक है, वो विद परमिशन विद लाइसेंस चल रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके एक चीज़ और सर, मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ कि अगर कोई फार्मासिस्ट अपनी फार्मेसी ओपन करता है तो जब वो अपना बोर्ड बनवाता है, अपनी शॉप बनाता है, तो उसको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो ज़रूरी है? सर सबसे पहले तो डीएल नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर, जो कि ड्रग फूड एफडीए की तरफ से मिलता है, तो उसको आपको शो करना जरूरी है। दूसरा जीएसटीएन नंबर, अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो जीएसटीएन नंबर, और ये फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले करना जरूरी है। और उसके अलावा फार्मेसी का नाम, फार्मासिस्ट का नाम भी आप डिस्प्ले करें तो अच्छा है। सर अभी रिसेंटली एक मैंने केस सुना है जो कफ सिरप से हुआ है कि सिरप पिया और उसके बाद बीमार हो गया या डेथ हो गई है, कितना सही है और क्या देखकर ऐसे सिरप्स को यूज़ करना चाहिए? नहीं सर, ये केस तो बहुत दुखद हुआ है, हम लोगों को फार्मा सेक्टर भी हम लोग इसलिए दुखी हैं। सिरप की क्वालिटी, मैंने अभी शुरू में ही आपसे बात किया था कि सर एक बड़ी कंपनी की दवाइयों में खुद की क्वालिटी कंट्रोल यूनिट होती, क्वालिटी एश्योरेंस होती है, उसके बाद मार्केट में आती। सिरप में कुछ केमिकल की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी जो कि शायद टेस्ट में नहीं आई है, कंपनी पकड़ नहीं पाई, वो मार्केट में आने के बाद बच्चों को नुकसान हुआ, किडनी फेलियर से काफ़ी बच्चों की मौत हुई है उसमें, वो अभी रिसेंटली केस हुए भी हैं बहुत सारे। तो इस चीज़ के लिए तो थोड़ा सा कंपनी को खुद और जो भी प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद ही करें तो ज़्यादा। जितने भी सर बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें बच्चों को सर्दी खांसी शुरू में बहुत होती है और उस समय पे सिरप और इस तरीके की टैबलेट्स दी जाती है, तो क्या बच्चों को दवाइयाँ सारी एथिकल मतलब ब्रांडेड ही देनी चाहिए कि जेनरिक में जाना चाहिए? नहीं, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर दे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो दवाई आप दे सकते हैं, लेकिन अभी तो 4 साल से कम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस भी आ गए हैं और देना भी नहीं है। कॉम्बिनेशन ड्रग के लिए बोला भी है गवर्नमेंट ने, कॉम्बिनेशन ड्रग बच्चों को देना नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वैसे ही ठीक हो सकता है और ऐसा ठीक भी है। और दवाइयाँ थोड़ा सा कम ही दें बच्चों को, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, उस टाइम भी इम्यूनिटी डेवलप करें। सर आपके बारे में मैंने बहुत सुना है और बहुत आपको अवार्ड्स मिले, कहीं जगह पे आप फीचर्ड हुए हैं, आपका eMedicalwala.com इसको लेकर भी काफ़ी आपने सुर्खियाँ बटोरी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सर देखिए, मैं आपको बताऊं सर्वेश, मैं एक्चुअली बहुत छोटी सी जगह से आता हूं, आपने पातालकोट का नाम सुना है? हाँ। पातालकोट के पास 20 किलोमीटर के दायरे में हमारा गांव, एक रिछेड़ा करके गांव है, वहां से आता हूं मैं।
मैं बस पढ़ाई करने के लिए भोपाल आया था, भोपाल से पढ़ाई किया, फार्मेसी किया, एम फार्मेसी किया। उसके बाद सोचा कि चलो कुछ अपना करूँगा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर एक जॉब किया एमएनसी में, अच्छी जॉब थी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में था, वो करा। उसके बाद आया फिर एक आइडिया ऐसे ही आ गया कि लोगों की परेशानी देखा, बुजुर्गों की परेशानी देखा। अकेला रहता था मैं, एक्चुअली मेरी फैमिली पूरी छिंदवाड़ा में रहती है, मैं अकेला भोपाल में रहता था, जॉब कर रहा। तो परेशानी देखा तो एक आइडिया आ गया कि चलो एक स्टार्टअप लेते हैं, ई मेडिकल वाला नाम से हमने स्टार्टअप चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी। उस टाइम पे थोड़ा हम लोगों का काफ़ी विरोध भी हुआ कि एकदम से कोई ऑनलाइन आ जाता है तो ऑफलाइन वालों को तकलीफ हो जाती कि ऑनलाइन आ गया। तो फिर ऑफलाइन वालों ने काफ़ी विरोध भी किया, हड़ताल भी किया। आपने सुना होगा 2016 में 2 दिन मेडिकल स्टोर बंद भी रहे थे। तो लेकिन जर्नी चलती रही, स्ट्रगल फेस था, चलता रहा, करते रहे। उसके बाद कुछ अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि नई दुनिया की तरफ से यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला था 2016 में मुझे। उसके बाद टॉप एसएमई 24 और 25 में दोनों साल बैक टू बैक मुझे टॉप एसएमई का अवार्ड मिला है। तो ये जर्नी ऐसे ही चली। बस एक छोटी सी गांव से उठकर जगह में थोड़ा सा बनाना था, तो मुश्किलें तो थी। और हमारे घर का बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था। वो घर वालों का तो ये था कि बस पढ़ाई कर ली, घर आ जाओ, अपना काम यहाँ पर करो जो भी करना है। लेकिन अब मेरा एक था जुनून था, जोश था कि भैया चलो करना है कुछ, अपना यहीं करते हैं। तो बस ऐसी जर्नी स्टार्ट करी और बस कर रहे हैं अभी।